एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स ये हमारा आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। क्लास 1 हम लोग देखते हैं। व्हाट इज़ अ फेयर कॉइन, वाई व्हाट इज इट ऑल्सो कॉल्ड। तो फेयर कॉइन क्या होता है, इसे और क्या कहते हैं। तो अ फेयर कॉइन मीन्स दैट इट इज़ सिमेट्रिकल, सो देयर इज़ नो रीज़न फॉर इट टू कम डाउन ऑफन ऑन वन साइड देन द अदर। मतलब वो सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, और एक तरफ मतलब वो क्या होता है, दोनों तरफ आ सकता है। जैसे कॉइन है, इसका ये पहला साइड है और पीछे वाला दूसरा साइड है, ठीक है। तो वो हम जब टॉस करेंगे तो पहला साइड भी आ सकता है, दूसरा साइड भी। तो आप ऐसे समझिए कि वो हमारा हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दोनों तरफ वो इक्वली चांस है गिरने का। एक में कुछ ऐसे कर्व्स बने हों या फिर कुछ यहाँ पर खरोंच बनी हो कि यही साइड बार बार आए, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल फेयर है, सिमेट्रिकल है, कोई भी साइड आ सकता है, पहला या पीछे वाला दूसरा। अब फेयर कॉइन को हम लोग अनबायस्ड कॉइन भी कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम टॉस, जो हम लोग रैंडम टॉस करते हैं, ठीक है, रैंडम थ्रो करते हैं डाई में। तो रैंडम टॉस मीन्स दैट द कॉइन इज अलाउड टू फॉल फ्रीली विदाउट एनी बायस और इंटरफेरेंस। उसको ऐसे सिक्का उछाला हवा में और फ्रीली वो फॉल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। When are the outcomes said to be equally likely? इंपॉर्टेंट टर्म में कन्फ्यूजन भी होता है इसमें। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू अ कॉइन। तो इक्वली लाइकली आउटकम, आउटकम मतलब जो आंसर्स हमारे पास आ सकते हैं। तो द कॉइन कैन लैंड ओनली इन वन ऑफ द टू पॉसिबल वेज, आइदर हेड अप और टेल अप। तो जब हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हमारे पास हेड आ सकता है ऊपर में या फिर टेल आ सकता है, दो ही पॉसिबल रीज़न है। ऐसा नहीं कि वो बीच में ऐसे खड़ा हो जाए, जैसे एनसीईआरटी में कोई सैंड हो या कोई और मटेरियल हो जिसमें वैसे सिक्का खड़ा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल कंडीशन से या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। वी कैन रीजनेबली एज्यूम दैट ईच आउटकम हेड और टेल इज़ एज लाइकली टू अकर एज द अदर। अब ऐसा नहीं है कि टेल ही आ गया हेड ही आएगा, हम हेड आएगा, हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, अनप्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है। तो दोनों का इक्वल चांस होता है, हेड भी आ सकता है या फिर आपका टेल भी आ सकता है। वी रेफर टू दिस बाय सेइंग दैट, इसी प्रॉपर्टी या फिर इसी चीज़ को हम लोग रेफर करते हैं कैसे, द आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली। मतलब दोनों में से कोई भी आ सकता है, रैंडम टॉस है तो हम लोग जब उसको उछालते हैं तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दोनों का चांसेस इक्वल है। फॉर अस अ डाई, डाई मतलब डाइस भी होता है ना, जो हमारा पासा होता है। अ डाई विल ऑलवेज मीन्स अ फेयर डाई। तो हम लोग जब भी कॉइन या डाई बोलते हैं तो उसको फेयर डाई मानेंगे अनलेस स्टेटेड। द आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। ईच नंबर हैज़ द सेम पॉसिबिलिटी ऑफ शोइंग अप, सो द इक्वली लाइकली आउटकम्स ऑफ थ्रोइंग अ डाई आर 1 2 3 4 5 एंड 6। नोट में देखते हैं, ऑल एक्सपेरिमेंट्स डू नॉट नेसेसरीली हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब ज़रूरी नहीं सबका आउटकम इक्वली लाइकली है। जैसे एक हेड और एक टेल है, ठीक है, तो जो हमारा हेड है वो भी आ सकता है, टेल है वो भी आ सकता है, इक्वली लाइकली। 1 2 3 4 5 6 है तो कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 या 6। लेकिन मान लेते हैं हमारे पास एक बैग है, उस बैग में हमारे पास 4 रेड बॉल है और एक ही ब्लू बॉल है। तो जब हम लोग कोई भी बॉल पिक करेंगे, ठीक है, तो वो जो बॉल है, ठीक है, वो जो बॉल हमारे पास होगी उसका जो आउटकम होगा, ठीक है, वो आपका, क्योंकि 4 रेड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि वो हमारे पास जो बॉल आए वो ज़्यादा रेड आ सकती है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर 3 रेड बॉल है, तो ज़्यादा चांसेस है कि जो हमारी आउटकम होगा वो रेड की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि रेड ज़्यादा है। पर जो हेड और टेल है उसमें एक ही हेड है, एक ही टेल है, कोई भी आ सकता है। पर यहाँ पर 4 रेड हैं और एक ब्लू बॉल है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़िएगा इसमें, तो वहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, थोड़ी कन्फ्यूजिंग भी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सो द आउटकम्स अ रेड बॉल और अ ब्लू बॉल आर नॉट इक्वली लाइकली। तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। हाउएवर द आउटकम ऑफ ड्रॉइंग अ बॉल ऑफ एनी कलर फ्रॉम द बैग इज़ इक्वली लाइकली, ठीक है। तो इसको एक बार आप समझ सकते हैं इसका क्या मीनिंग है, पर जनरल मीनिंग हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि जो आउटकम आएगा, ठीक है, जो हमारे पास बॉल आएगी उसमें ज़्यादा है कि प्रोबेबिलिटी है, या फिर ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं ज़्यादा जो आउटकम्स आएंगे वो रेड की तरफ आएंगे, क्योंकि ये 4 रेड है, उसमें एक ही ब्लू है, ब्लू के आउटकम कम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या, ये बहुत ही डेप्थ का टॉपिक है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन भी होता है। जब आप 11th में जाएंगे तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ जब ये मिल जाता है तो और भी इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो बेस बहुत ही क्लियर हमारा होना चाहिए। पर अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 11th में हमें अच्छे से पढ़ना है इसे, ठीक है, 12th में भी, तो उसके बाद भी हमें पढ़ना है। ये सब बहुत ही कोर ब्रांचेस हैं मैथमेटिक्स के। तो यहाँ पर है, हाउएवर इन दिस चैप्टर वी विल एज्यूम दैट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एन इवेंट ई।
तो इसका डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड एंड टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कितने एक्सपेरिमेंट वो इवेंट हुआ, किसमें नहीं हुआ, ठीक है। तो जितने में हुआ, ठीक है, उसको ऊपर लिखें न्यूमरेटर, और टोटल ट्रायल नीचे लिखेंगे, ठीक है। पर यहाँ ध्यान देते हैं, एनसीईआरटी में से और अच्छे से समझाया गया, एनसीईआरटी के ही नोट्स हैं। जो इम्पेरिकल होता है, जैसे इम्पेरिकल फार्मूला होता है केमिस्ट्री में, ठीक है, इम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो हम लोग एक्सपेरिमेंट से हम लोग निकालते हैं, ठीक है, इसमें कोई थ्योरी नहीं होती है, या फिर कोई ऐसा नहीं होता है कि ऐसा, मतलब एक थ्योरी जो होती है ना, प्रूफ जो होती है ना, वैसा नहीं होता है, ऑब्जर्वेशन से होता है कि हमने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए तो हर बार ये आ रहा था तो फार्मूला बना दिया, ठीक है। जैसे हमने अभी देखा था मीन मीडियन मोड सेंट्रल टेंडेंसी में, वो एम्पेरिकल रिलेशन था मीन मीडियन मोड में। तो empirical interpretation of probability can be applied to every event associated with an experiment, जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, जैसे टॉसिंग अ कॉइन, हर बार कॉइन को टॉस कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या आउटकम आ रहा है, फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी बना सकते हैं। लेकिन कई बार हम लोग प्रोबेबिलिटी नहीं बना सकते, जैसे एग्जांपल दिया लॉन्चिंग अ सैटेलाइट, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो हर बार हम लोग लॉन्च करके देख नहीं पाते हैं कि कब वो ऑर्बिट में जाएगी या फिर कब वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी कोई कंडीशन के कारण, ठीक है। तो एक ही बार बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। या फिर कुछ होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं, जैसे अर्थक्वेक्स। तो अर्थक्वेक से कोई बिल्डिंग, क्या प्रोबेबिलिटी है इतने तल्ला की बिल्डिंग, इतने मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय हो सकती है अर्थक्वेक से। तो हर बार अर्थक्वेक हम लोग ला नहीं सकते हैं, वो एक अनप्रिडिक्टेबल इवेंट होता है, नेचुरल इवेंट। फिर दूसरा जैसे सैटेलाइट, हर बार हम लोग सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सकते हैं सिर्फ ये प्रोबेबिलिटी देखने के लिए, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है एक बार ही जब हम कोई मिशन करते हैं, स्पेस मिशन, ठीक है। तो बट सर्टेन इवेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड मैनी टाइम्स, कुछ एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में, आप देख लीजिएगा। सो इन सच इवेंट्स वी आर प्रिपेयर टू मेक सर्टेन एजम्पशंस सो दैट द रिपीटिशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैन बी अवॉइडेड एज द एजम्पशन हेल्प इन कैलकुलेटिंग द एग्जैक्ट और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो हम डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, जैसे हर बार कॉइन को टॉस करेंगे, मान लेते हैं कि जितने भी आउटकम्स हो सकते हैं, सारी संभावना कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और कैसा होना चाहिए, या हम लोग किस में इंटरेस्टेड है, हमारा डोमेन क्या है, किस में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो वो फेवरेबल हो जाएगा, और ऐसा ऐसा सब हो सकता है, उन सबको मिला के वो टोटल हो जाएगा। तो ये सब इक्वली लाइकली, मतलब सब में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। तो हाउ डू वी डिफाइन दैट, हाउ डू वी डिफाइन द थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। तो हम लोग थ्योरेटिकल या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं एक इवेंट ई के, तो देखते हैं। द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज रिटन एज पी ई, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई divided by number of all possible outcomes of the experiment, where we assume that the outcomes of the experiment are equally likely, है ना। equally likely मानते हैं तो हमें हेल्प करता है एक्सपेरिमेंटल क्लासिकल या फिर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करने में। अब यहाँ पर जो हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे वो हम लोग थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। वी विल ब्रीफली रिफर टू थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी एज प्रोबेबिलिटी। अब हम लोग देखते हैं फाइंड द ये क्वेश्चन 1 हो गया, वैसे ये क्वेश्चन 6 होता है यहाँ पर, है ना। तो ये क्वेश्चन 6 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो हम जब एक बार कॉइन को टॉस किए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आए और क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेल आए। ये एनसीईआरटी आपका सॉल्व एग्जाम्पल है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं टॉसिंग अ कॉइन, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या क्या आ सकते हैं, या तो हेड आ सकते हैं या टेल आ सकता है, इक्वली लाइकली है। अब ये कुछ लैंग्वेज ऐसे हम ध्यान रखेंगे। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड, तो एक इवेंट ई मान लेते हैं, हमारे पास हेड आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सिमिलरली लेट एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ टेल, ठीक है। इसका आंसर एक बार देख लेते हैं कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, तो वो हमारे पास कितना हो गया, 1 हो गया। और टोटल, क्योंकि हमें सिर्फ हेड चाहिए, वो एक ही बार है, मतलब दोनों आउटकम में एक ही हेड है तो 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 2 हो गए, हेड और टेल, तो 1/2 हो जाएगा। सिमिलरली लेट एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ टेल, मान लेते हैं एफ हमारे पास एक इवेंट है जिसमें हमें टेल मिलता है, गेटिंग अ टेल। तो फिर से यहाँ पर जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पर 1 टोटल आउटकम्स आपका 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया। अगला देखते हैं, ये हमारा 7 हो जाएगा। व्हाट इज़ एन एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, तो एक इवेंट जिसका आउटकम एक ही आउटकम होता है।
एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। और इसके एग्जांपल्स वगैरह आप एनसीईआरटी से रीड कर लीजिएगा, है ना, अच्छे से उसमें समझाया गया है बेसिक और ब्रीफ में, क्योंकि बहुत ही डेप्थ का और बहुत ही रिसर्च और बहुत ही आगे का भी टॉपिक है। हम लोग 12th के बाद भी जब इसको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर रिसर्च लाइन में देखते हैं, मैथ्स में अगर आप देखेंगे डोमेन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के ब्रांचेज होते हैं, ठीक है, फिजिक्स में यूज़ आता है, बायोलॉजी और फिर कैलकुलेशन थ्योरेटिकल वर्क में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ 1। तो जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, जैसे सिर्फ हेड आना एक एलिमेंट्री इवेंट है क्योंकि इसमें सिर्फ हेड आ सकता है, सिर्फ टेल आना तो एलिमेंट्री इवेंट है जिसमें सिर्फ टेल आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही एलिमेंट्री इवेंट्स को मिला के हमारे पास टोटल इनके प्रोबेबिलिटीज़ को जोड़ के हमारा आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज इक्वल टू 1। दो ही आउटकम है, ईच आउटकम एलिमेंट्री हो गए, दोनों को जोड़ के 1 आएगा। अगला क्वेश्चन ये हमारा 8 नंबर हो जाएगा। सपोज वी थ्रो अ डाई 1, मतलब डाइस को एक बार फेंके, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। एक बार आप इसको देखिए। तो यहाँ पर हमारे पास इवेंट ई मान लेते हैं, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो टोटल इवेंट्स क्या हो सकते हैं, इक्वली लाइकली, तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, पर हमें ग्रेटर देन 4 ही चाहिए। तो आप कोशिश करेंगे यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म की जगह फुल फॉर्म लिख देना, पूरा नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 ही होगा, 5 या 6। तो प्रोबेबिलिटी होता है, आप फॉर्मूला भी लिख दिएगा, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 2/6 दैट इज 1/3। अब टोटल से तो हमेशा कम होगा न्यूमरेटर में, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा लेस देन 1 होती है, इक्वल टू 1 अगर फेवरेबल आउटकम और नंबर ऑफ आउटकम सेम हो। अब एफ एक इवेंट मान लेते हैं कि हमें एक नंबर मिला जो हमारा लेस देन या इक्वल टू 4 है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम फिर से 6 हो जाएगा। अब लेस देन इक्वल टू 4 मतलब 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 4/6 दैट इज 2/3। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब कुछ हम लोग इसमें थ्योरी पढ़ लेते हैं। लेट एन इवेंट बी डिनोटेड बाय डी, देयरफॉर द इवेंट नॉट ई। तो एक इवेंट ई है और एक है नॉट ई, ठीक है। जैसे हेड आया और दूसरा इवेंट है हेड नहीं आया, तो उसको हम लोग ई और ऊपर में बार पढ़ते हैं, इसको नॉट ई बोलते हैं। तो हमारे पास 2 ही इवेंट हो सकते हैं, या तो ई आएगा या नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ये आपका इन जनरल क्या होता है, ट्रू होता है कोई भी इवेंट ई के लिए। तो द इवेंट ई बार या नॉट ई रिप्रेजेंटिंग नॉट ई इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट। तो ई कॉम्प्लीमेंट पढ़ सकते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ जैसे सेट्स वगैरह 11th में भी हमें पढ़ना है, सेट्स वगैरह उसमें भी कॉम्प्लीमेंट आता है। तो जो ई नहीं है, नॉट ई, तो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट हो गया इवेंट ई। वी कैन ऑल्सो से दैट ई एंड ई बार आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, ई और ई कॉम्प्लीमेंट। अगला है व्हाट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। आप नंबर यहाँ से मिला लीजिएगा आगे का। तो इम्पॉसिबल इवेंट वो होता है जो आपका प्रोबेबिलिटी 0 होता है, जो ऑकर ही नहीं कर पाएगा। जैसे हमने डाइस को थ्रो किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 8 नंबर है, अब 8 आ ही नहीं सकता, है ही नहीं डाइस में, कैसे आएगा, है ना। 6 ही नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो आपका 8 नहीं आ सकता। या फिर हमने डाई को थ्रो किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि -2 हो जाए, -2 नहीं आ पाएगा क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ही है ना। तो एन इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इज 0 इज नोन एज एन इम्पॉसिबल इवेंट। अगला है व्हाट इज़ अ श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। कौन सा इवेंट है जो श्योर, तो हम लोग समझ सकते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, ठीक है। तो द इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज ऑफ अकरिंग इज 1 इज नोन एज श्योर और सर्टेन इवेंट। जैसे हमने डाइस थ्रो किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आएगा वो 0 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। सब नंबर वही आएंगे, क्योंकि 0 से बड़ा क्या होता है 1 नंबर में, नेचुरल नंबर मान लेते हैं या फिर इंटीजर मान लेते हैं। तो 0 से बड़ा और 7 से छोटा, इक्वल भी नहीं, 0 से बड़ा 7 से छोटा, 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर वही हैं। कुछ भी आ जाए 1 2 3 4 5 6, कोई 6 ही नंबर है, कोई भी आएगा वो 0 से बड़ा होगा 7 से छोटा होगा, तो ये श्योर इवेंट हो गया। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब हमने सिक्का को फेंका तो हेड या टेल है। 100% प्रोबेबिलिटी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये नहीं माने सिक्का बीच में खड़ा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है वो 1 से बराबर या कम होता है और 0 से बड़ा या छोटा होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, जो पत्ते होते हैं 52 पत्ते होते हैं जो ताश के, ठीक है। तो डेक ऑफ कार्ड्स होते हैं हमारे पास। तो डेक ऑफ कार्ड्स कंसिस्ट ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स होते हैं, 52 पत्ते होते हैं ताश में, विच आर डिवाइडेड इनटू 4 सूट्स, 4 सूट्स होते हैं। 13 कार्ड होते हैं ना, 4 को डिवाइड करेंगे 13 13 13 13 आ जाएगा। तो एक स्पेड्स हो जाता है, एक डायमंड्स, एक हर्ट्स हो जाता है और एक क्लब्स हो जाता है। इसमें क्लब्स और स्पेड्स ब्लैक होते हैं, हर्ट्स और डायमंड रेड होते हैं। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हायर क्लासेस में 11th 12th में आएंगे। इसमें भी कुछ हैं पर जो
बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बेस थ्योरम वगैरह होता है, वो सब आपका बेसिकली आएगा 11th-12th में, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन एक चैप्टर है उससे मिल के ये कॉन्सेप्ट्स आएंगे। तो यहाँ पर ईच सूट कंटेन्स 13 कार्ड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 13 कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है एस, इक्का, फिर राजा, ठीक है, फिर यहाँ क्वीन होती है, जैक होता है, 10, 9, 8 ऐसे करके 2 तक, तो टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। इसमें से फेस कार्ड जिसके चेहरे बने होते हैं, किंग्स, क्वींस, जैक्स, इनके क्या होते हैं, चेहरे बने होते हैं। अब वेल शफलिंग इक्वली लाइकली, तो हम लोग थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। प्रोबेबिलिटी मतलब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जो एजम्पशन लेते हैं वो इक्वली लाइकली के बेसिस पे लेते हैं। तो जब हम लोग कार्ड को वेल शफल कर लेते हैं तो वो आपका इक्वली लाइकली हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स में हमने एक पत्ता निकाला। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो हमारे पास कार्ड है वो एक एस हो या फिर एक एस नहीं है। सॉल्व एग्जांपल हमारे पास ये देखते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक इवेंट है कि हमने जो पत्ता निकाला 52 कार्ड्स में वो एक इक्का है, ठीक है, एस है। अब हम लोग कोशिश करेंगे फुल फॉर्म लिखने का, एनो डॉट नहीं लगाएंगे, नंबर लिख देंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 4 हो गए। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52 है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज 4/52, दैट इज 1/13। सेकेंड हम लोग देखते हैं लेट एफ बी द इवेंट कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस। तो अब हम इवेंट एक एफ मानते हैं जिसमें हमारा जो कार्ड ड्रॉ हुआ है वो एक एस नहीं है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, एस को घटा देंगे, 4 एस है ना, तो 52 में से 4 घटा देंगे 48। तो 48 हमारे एस नहीं है, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे 48 हो गए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फिर से 52 ही रहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 48 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 होते हैं। तो ये आपका 4 से चला जाएगा, तो 12 4 सा 13 4 सा 12/13। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आप एक बात गौर करेंगे, तो यहाँ पर जो सेकंड केस था कि कार्ड जो है वो एस नहीं है, तो एक तरह से तो कॉम्प्लीमेंट हो गया ना ई का। ई क्या है, कार्ड एस है और एफ बोल रहा है कार्ड एस नहीं है, तो ये ई कॉम्प्लीमेंट हो गया। और हमें पता है ई कॉम्प्लीमेंट और ई को जोड़ने से 1 आता है, प्रोबेबिलिटी उनकी जोड़ने से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारा क्या है 1/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 - 1/13, दैट इज 12/13। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे, है ना। तो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर पूरा होता है। मतलब हम लोग ब्रीफ में देख ले क्या इसके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप उसको देखिएगा। हमारी अगली क्लास नंबर मतलब अब अगली क्लास जब भी मैं अपलोड करूँगा तो क्लास 2 करूँगा, उसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग प्रीवियस ईयर्स भी करेंगे, उसको मैं एक अलग प्लेलिस्ट में करूँगा। तो इसी के साथ हमारा क्लास 10 पूरा हुआ, ठीक है। ब्रीफ में हमने देख लिया हमें मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है। अब बस आपको प्रैक्टिस करनी है, लिखने का तरीका जानना है, छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है उनको मार्क करना है। और बस कभी हिम्मत नहीं हारिएगा, हार मत मानिएगा, धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, टेक्निकल टर्म्स है, रीडिंग में प्रूफ वगैरह समझ में नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितना है वो भी आप धीरे धीरे आगे बढ़िएगा, बीच में रुक के हिम्मत नहीं हारिएगा, धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। मैथ्स बहुत ही कोर होता है और इसमें बहुत ही टेक्निकल होता है, इसमें रिगर होता है, प्रूफ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर थोड़ा थोड़ा आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं। अभी के लिए आपका इंटरेस्ट है, आप और आगे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक लिमिट रखनी है, क्योंकि पहले इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं। अगर इसमें हम लोग अच्छा करेंगे तो आगे हमें और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी हायर स्टडीज़ करने की और डेप्थ में मैथ को समझने के लिए। तो इसी के साथ हम लोग ये क्लास 10 पूरा करते हैं। अब हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और इसी तरह हम लोग आगे भी इसमें बढ़ते रहेंगे, है ना, क्वेश्चंस के साथ, और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।